वेलकम टू परीक्षागढ़। आज हम सीटेट के हिंदी पेडागॉजी को देखेंगे जो कि 2016 प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक छोटे बच्चे को अब भाषा सीखने के लिए संकेत करता है। क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। ठीक है, जैसे गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप है जैसे, और हिंदी की संख्याएं जानना, जैसे उसमें गिनती जानते हैं उसी हिसाब से इसमें संख्याएं जानना, ये संकेत करता है। आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्धता की पहचान करना। इतना छोटा बच्चा आप उसे संज्ञा सर्वनाम थोड़ी ना बताते हैं, उसको तो आप भाषा का ज्ञान मात्र कराते हैं, बोलना सिखाते हैं, अक्षरों से अवगत कराते हैं। ठीक है, अगर वो अक्षर से अवगत हो गया फिर उसे भाषा का ज्ञान होता है, भाषा बोलना और दैनिक जीवन में यूज़ करना सिखाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, बड़ी क्लास में हम अपर मिडिल में जाते हैं, 500 ऊपर जाएंगे तो संज्ञा सर्वनाम के बारे में चर्चाएं करेंगे। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। छोटा बच्चा है, भाषण थोड़ी ना कर पाएगा कि आप भाषण स्पीक करवा रहे हो, वाद विवाद करवा रहे हो, किसी से पार्टिसिपेट करवा रहे हो या कविता का पाठ करा रहे हो। ठीक है, आप उसे ऐसे ही माहौल में ले आओगे। क्यों? क्योंकि जब उसको तब इस माहौल में लाया जाता है भाषण या वाद विवाद में, जब उसको ज्ञान हो जाता है, अधिगम हो जाता है, उसके अंदर अर्जन हो जाता है भाषा के प्रति। और पाठ विवाद जब उसके अंदर वकैब तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। भाषा को अपने परिवेश मतलब वातावरण और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो भाषा का जो परिवेश है, भाषा का जो माहौल है, उसको और अनुभव को समझने का एक माध्यम बनाना, ये ज़्यादा अच्छा है। किस लिए? उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको उसके हिसाब से माहौल और परिवेश और अनुभव को समझने का एक माध्यम बनाना है, तभी आपको भाषा का अधिगम होगा या अर्जन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बात फिर आ गई भाषा शिक्षण की। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। कंठस्थ मतलब रटने की बात आ गई, और रटना एनसीएफ ने मना कर दिया। ठीक, बहुत कमज़ोर कर दिया है। और फिर अगले देखते हैं बी ऑप्शन, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत होना। ठीक है, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना और मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तथा ऑप्शन सी देखते हैं, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। उसको एक सहज अभिव्यक्ति मतलब यहाँ पे अपने विचार को एक्सप्रेस करना। ठीक है, दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, अभिव्यक्ति का मतलब है। और हमसे पूछा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य, जो हम शिक्षण देते हैं भाषा के, बच्चों को अवसर देता है एक्सप्रेस करने, क्योंकि बच्चे उस समय भाषा का ज्ञान नहीं होता, उनको समझ के होने चाहिए, उनके प्रति प्रतिबिंब बनना चाहिए, उनको आ अक्षर कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, आ अक्षर का यूज़ कहाँ पे होता है ये पता होना चाहिए। जैसे अभिषेक लिखते हैं अभिषेक, तो आ का यूज़ हुआ है इसमें, ऐसे के लिए। ठीक है, ये बड़े क्लासों के लिए सही होगा, ये मिडिल क्लास के लिए, अपर प्राइमरी जब आएगा उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि उनको पहले अक्षर का ज्ञान होगा, उसके बाद उनका प्रयोग ज्ञान होगा। मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। अब हमको मातृभाषा की लिपि की पहचान क्यों कराएंगे? हमको उसका सहारा लेके पढ़ाना है, क्योंकि उसके मातृभाषा का यूज़ जब हम करेंगे तो बच्चों को समझ ज़्यादा आएगा, और उसके बाद समझ ज़्यादा आएगा, फिर उसको ज्ञान होगा। ठीक, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसी प्रकार ये भी नहीं है, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। जब आप अक्षर की बनावट के प्रति सचेत करेंगे किसी बच्चे को, तो उसका विकास जल्दी होगा, क्योंकि फिर उसका यूज़ जानेगा, फिर
आगे होगा। और इससे आपका वो शिक्षण उद्देश्य वही होना चाहिए, क्योंकि हम प्राइमरी स्तर तक बच्चों को कक्षा अक्षरों की बनावट की सचेत हो गया, फिर उसका यूज़ कराएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। और जब यूज़ करना जब जान जाएगा, जब वो भाषा का ज्ञान हो जाएगा, तो सहज अभिव्यक्ति का अवसर भी देगा। मतलब अपना आसानी से अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना, किसी के सामने प्रदर्शित करना, अपने बात को वो रख पाएगा भाषा के माध्यम से। ये कब? ये बड़ी क्लास के लिए। ठीक है, अपर मिडिल के लिए सही होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम्हें डलिया भर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है, ठीक है, किसी को अगर डलिया भर आम दे दिया जाए, भाषा के चैप्टर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ठीक है, आपको आम दे दिया गया, उसके बाद अनुभव कीजिए उसका क्या करेंगे, क्योंकि जो पिछला अनुभव आपने कुछ किया होगा, आम को खाया जाता है तो आप खाएंगे। चिंतन, इतना आम क्या करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। आगे देखते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा मजबूत मिल जाए। बच्चों की मौखिक परीक्षा लेंगे। भाई आम दे के मौखिक परीक्षा क्यों लेंगे? क्योंकि आम तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं हमने कभी मान लो मैं तुम्हें आम दूँ तो। ठीक, मौखिक परीक्षा की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी गलत है। बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करेंगे। भाषा को हम पढ़ा रहे हैं, भाषा जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें गणित की ओर क्यों ले जाएंगे? ठीक है, क्योंकि हम भाषा से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो डलिया भर आम की गिनती की तो हमने बात नहीं की कि गिनती की बात की हो, हमने तो आम की बात की, ना गिनने की बात की, ना क्या करने की बात की। तो गणित की ओर की कोई माध्यम नहीं है कि गणित ओर ले जाना है। बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराएंगे। इसमें नए शब्द क्या हैं? डलिया नया शब्द है कि आम? आम अगर हम कुछ दे रहे हैं तो आम से परिचित होगा बच्चा, और डलिया से भी परिचित होगा। ठीक है, और यहाँ मेन उद्देश्य डलिया का शब्द भंडार नहीं है, उसे परिचित कराना। ठीक है, और शब्द भंडार के लिए वैसे भी वीक कहा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके लिए क्या है? ये ऑप्शन डी भी गलत है, कमज़ोर है। यहाँ पे गलत नहीं कर सकते, इसको कमज़ोर कहेंगे। और यहाँ पे ए इसलिए मजबूत ज़्यादा है क्योंकि बच्चों के अनुभव, बच्चा उससे अनुभव करेगा आम का हमने क्या किया अभी तक। आम का अचार बनता है, आम को पका के खाया जाता है, आम का क्या नाम है, सब बहुत से यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको चिंतन करेगा, या आम को खाएगा, अनुभव जो उसने दिया, चिंतन करेगा कि इसको किस पद्धति में करना है, क्या करना है, कैसे करना है इतने सारे आम को। ठीक है, तो वो चिंतन करेगा कि आम पकाएं कि अचार भी बना लें, कि वो चिंतन करेगा उस आम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवलोकन एक बार जान लीजिए कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बैठ के, अवलोकन होता है। वो आपके सामने होता है, जिसके लिए आप जिसका अवलोकन करते हैं वो आपके हमेशा सामने होता है, उसको आप रिकॉर्ड लिखते रहते हैं, वो अवलोकन होता है। ठीक है, का आकलन भी एक शब्द नया है। आकलन क्या है? आकलन है अनुमान लगाना। मैंने आकलन कर दिया है कि तुम पास हो जाओगे, तो मैंने अनुमान लगा दिया। ठीक है, अवलोकन मैं आपको बता ही दिया हूँ, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, मतलब कहा जाता है अवलोकन को आकलन मतलब अनुमान का भाग तभी कहा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, पहले बात आप जान लीजिए कि शिक्षण पद्धति में हम किसी चीज़ का अनुमान भविष्य बता सकते हैं, लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि आकलन अनुमान कब, भाग तभी, अनुमान कब, इसको कहने का मतलब है का भाग तभी कहा जा सकता है, या अवलोकन को अनुमान कब लगाया जा सकता है। सीधे बात, जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे पर किया जा रहा हो। भाई बात तो सही है इसमें, क्योंकि आप अगर गैप करके कहोगे तो कैसे अनुमान लगा पाओगे कि बच्चा पढ़ने में तेज है, बच्चा की शैक्षणिक उपलब्धि या आईक्यू लेवल यहाँ तक है उस बच्चे की, कैसे करेंगे? उसको आप टेस्ट करेंगे या प्रतिदिन उसका अवलोकन करेंगे। अगर आप गैप कर रहे हैं तो कैसे जान पाएंगे इस दिन क्या गलती की या क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा अवलोकन। आगे बढ़ते हैं, ये तो मजबूत दिख रहा है, आगे इससे भी शायद मजबूत हो। तो हम सभी ऑप्शन तक जाएंगे। लड़के और लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो, इसमें तो कोई मतलब नहीं अवलोकन और आकलन से। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, औपचारिक और अनौपचारिक की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अवलोकन जो आप
उसके बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अवलोकन मतलब होता है देखना, प्रेक्षण करना। अवलोकन मतलब होता है प्रेक्षण, ठीक है, या निरीक्षण। आप उसके बारे में निरीक्षण करें, तब निरीक्षण करेंगे जब आप उसके बारे में जानेंगे। तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कोई बात ही नहीं है। जब आप उसके बाद निरीक्षण कर लेंगे, निरीक्षण करके अनुमान कब लगा सकते हैं, किस स्टेज में। औपचारिक रूप से किया हो तब नहीं, और नियत रूप से किया जा रहा हो। नियत मतलब एक पर्टिकुलर एक पीरियड पे, जैसे कि आज किए, फिर कल छोड़ के परसों किया जा रहा है, परसों छोड़ के 3 दिन बाद किया जा रहा है, ऐसा नहीं। आपको क्रमबद्धता चलना पड़ेगा, डेली चलना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे पे चलना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन कमज़ोर है, ठीक है, इससे आपका कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। इससे अच्छा ऑप्शन नंबर 1 है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे पे, एक बच्चे पे प्रत्येक बच्चे पे, एक बच्चे पे किया जा रहा हो, तो डेली जो चीज़ की जा रही हो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अवलोकन का मीनिंग क्या है, आकलन का क्या है। बस ये कह रहा था, अवलोकन करके मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करके हम अनुमान कब लगा सकते हैं। जैसे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप पढ़ने में कैसे हैं, या बच्चा पास होगा या फेल होगा, या पास फेल क्या होता है, बच्चा की शैक्षिक उपलब्धि क्या है, बच्चे के परिवेश कैसे हैं, ये सब हम नेचर वाइज की, उसके संवेगात्मक विकास कैसा है, थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ऐसे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण, जो हम संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, कोई भी चीज़ पाठ पढ़ते हैं या वैसे भी, तो उसमें व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ, निहितार्थ मतलब इसमें अर्थ है, निहितार्थ का मतलब होता है इसमें अर्थ है, ठीक है, इसका मतलब इसमें अर्थ है तो यहाँ लिखा है। तो ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ठीक है। तो जो व्याकरण का संदर्भ होता है वो पाठ्य पुस्तक में होता है। पाठ्य पुस्तक में तो बहुत होते हैं, पूरा व्याकरण का यूज ही होता है, ठीक है। तो संदर्भ में पूछा है व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। जब आप संदर्भ मतलब एक पाठ जब आप शुरू करते हैं, किसी चीज़ के बारे में संदर्भ देते हैं, व्याख्या देते हैं, उसके बारे में उसने पूछा। तो पाठ्य पुस्तक पूरी किताब के बारे में तो है ही है, व्याकरण का संदर्भ पूरी किताब से तो है ही है, लेकिन आपको एक पाठ के बारे में उन्होंने पूछा, संदर्भ के बारे में, ठीक है। तो ये ऑप्शन कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमने पूछा कुछ और, बताया कुछ और जा रहा है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, जो व्याकरण होता है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, ये ठीक है, ऑप्शन मजबूत लग रहा है। आगे देखते हैं। सी, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी भाई? अगर आप पाठ के संदर्भ में नहीं जानेंगे कि रस, अगर मान लीजिए पाठ नंबर 1 यूज़ हो रहा है, कहानी कोई पढ़ाई जिसमें रस यूज़ हुआ, आप रस सीख ले रहे हैं, छंद वहीं पे यूज़ हुआ, छंद सीख ले रहे हैं, अलंकार सीख ले रहे हैं, व्याकरण के और सब चीज़ें सीख ले रहे हैं, तो आपको पाठ के हिसाब से ही चलना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन तो गलत है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? आप किसी चीज़ के व्याकरण और पाठ को साथ साथ चलेंगे तो उसमें बिना व्याकरण की कोई चीज़ लिखी नहीं है, सुव्यवस्थित लिखी नहीं जा सकती, ठीक है, भाषा का, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे बी, व्याकरण को हम पाठ के संदर्भ में ही सीखेंगे, क्योंकि उस पाठ में अगर जो यूज़ हुआ है व्याकरण, जैसे कि वर्तमान में बता रहा है, ठीक है, फिर भविष्य में बता रहा है, फिर रस है, छंद है, अलंकार है, वर्तनी शब्द है, अनेक शब्द है, मतलब पर्यायवाची यूज़ हो रहा है, उसको हम वहीं पाठ के साथ साथ पढ़ाते चलेंगे तो बच्चे को ज़्यादा अच्छा ज्ञान होगा। बाद में जो हम व्याकरण पढ़ाते हैं ना, रटाते हैं, वो रटाने में प्रवृत्त हो जाता है, इसीलिए कभी हमको याद नहीं होता। पाठ के साथ अगर आप व्याकरण यूज़ करते चलें, याद होता जाएगा, वो अर्जन हो जाएगा, ठीक है। बाद में जो हम व्याकरण पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हों, वो सब रटने की प्रवृत्ति ही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। जो भाषा शिक्षण है उसके संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। देखिए, जो भाषा शिक्षण, हम भाषा क्यों देते हैं, और एक बाल साहित्य मतलब बच्चे के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। बच्चे मतलब किशोरावस्था के रिस्पेक्ट में, बच्चे के रिस्पेक्ट, यहाँ पे प्राइमरी लेवल या अपर मिडिल लेवल कुछ नहीं निर्धारित किया है, ठीक है। तो बाल साहित्य के उद्देश्य में बचाना, तो बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी, देखो नियम हमेशा सिद्धांत रटने कीजिए। अगर नियम की आप जानकारी बार बार देने लोगों की, तो ये रटने की प्रवृत्ति होती है, ये तो कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा।
ये कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर। मैं लिख दे रहा हूँ, नियम चीज़ें हमेशा बहुत कमज़ोर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को उत्साहित पाठक पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। पाठक मतलब पाठ, और पाठक, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला होता है। ठीक है, पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला जब आप बच्चों को कहोगे कि बाल साहित्य में बच्चे भाषा शिक्षण में क्या होगा, जितना आप पढ़ोगे, पहले भाषा का आप ज्ञान हो जाए, अक्षर का ज्ञान हो जाए, उसकी सहजता, उसका प्रयोग का ज्ञान हो जाए, फिर आप जब शिक्षण में पहुँचोगे पढ़ने पे, ठीक है, पढ़ने से पहले आपने सुनना सीखा होगा, सुनने के बाद आपने, ठीक है, बोलना सीखा होगा। पहले आपने बचपन में पहले सुना होगा, फिर बोलना सीखा होगा, फिर आपने क्या किया होगा, पढ़ना सीखा होगा। जब पढ़ने पे आएंगे तो फिर उसके बाद लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे को पाठक बनाना चाहिए, जो पढ़ने के लिए उत्साहित करना। जितना पढ़ेगा उसका उतना व्याकरण अच्छा होगा, उसको याद होगा कि यहाँ पे ये यूज़ हुआ था, यहाँ पे ये, उसका अर्जन हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली रूप से। और फिर उसको प्रोत्साहित करना, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो मजबूत है। आगे देखते हैं। बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित। भाई बच्चा छोटा है, उसको साहित्यिक विधाओं से क्यों परिचित कराओगे? जो भी जितनी भी साहित्यिक विधा उससे आप परिचित करा दो, और बच्चा, आपका यही उद्देश्य है शिक्षण में? नहीं, ये उद्देश्य आपको बड़े लिए वो अपने आप परिचित होगा जब वो भाषा पढ़ेगा। जब पाठक अच्छा पाठक बनेगा तो अपने आप विविधाओं से, साहित्यिक से परिचय हो जाएगा। तो पाठक बनना ज़रूरी है। ठीक है, अगर पढ़ने वाला नहीं रहेगा तो कैसे साहित्यिक विविधाएँ आप उसे सुना सुना के बताओगे, सब परिचित कराओगे? जब अच्छा पढ़ने वाला होगा तभी वो, क्या नाम है, अपने आप साहित्यिक विविधाओं से परिचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी है अदर की अपेक्षा। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? शब्दकोश का बहुत महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए। हाँ, ये सही भी है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शब्द क्या है, चलने का मतलब क्या होता है, दौड़ने का मतलब आपको कोई भी चीज़ हो, शब्द कहाँ यूज़ करना है, शब्दकोश आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ पे, तो हमें कम महत्वपूर्ण बताना है। अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। ठीक है, किसी शब्द का अर्थ जानना। यहाँ पे इन्होंने बताया है, अगर आपको शब्दकोश पता है, ठीक है, तो आप अर्थ जानते ही होंगे, तभी तो आपको शब्दकोश पता है। तो ये तो सही है। इन्होंने सबसे कम पूछा है, मतलब एक गलत होगा। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। जब आप उसके बारे में जानते हो, शब्दकोश के बारे में, तो उसके अलग सिनोनिम भी जानते होंगे, उसके समानार्थी शब्द भी जानते होंगे। ठीक है, यूज़ करना भी जानते होंगे, ये भी सही है। किसी शब्द का सही वर्तनी भी जानते, वर्तनी मतलब उसको, जब आप उस शब्द को जानते हो तो उसको लिखना भी आप शुद्ध शुद्ध जानते होंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। उसका अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। भाई आप अक्षरों वर्णों का क्रम क्यों जानोगे? जब आपको भाषा शब्द की बात हो रही है, भाषा सीखने में शब्दकोश की बात हो, वर्ण की बात हो रही है। ठीक है, वर्ण कि आप ये वर्ड आपको याद करना है, आपको ये वर्ड पूरा याद करना है, मतलब जैसे आपको एक एक शब्द आपको पूरा पूरा याद करना है या याद है, उसके लिए आपको अक्षरों का ज्ञान के क्या, अक्षरों व वर्णों का क्रम के जानने क्या है, उसको जान के ही तो आप आए होंगे। उसको अक्षर को, जैसे आ के बाद बड़ा आ आता है, ठीक है, या कमल लिखा हो तो का लिखोगे, और फिर माँ लिखोगे, फिर ला लिखोगे, यही तो एक क्रम हो गया। ये लिखने के बाद ही तो शब्द बना है, और शब्द का ज्ञान वो पहले बता रहा है। तो जब शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो ये ऑलरेडी पहले से ही ज्ञान हमको होगा। ठीक है, तो सबसे कमज़ोर यहाँ पे ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संदर्भ में सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं, सही है। अंतर संबंधित मतलब आप भाषा सीखने के लिए अपने अंतर संबंधित मतलब खुद के आत्मचिंतन, आत्म विचार से ही समझते हैं। ठीक है, आप सामाजिक स्तर पे आप प्रयोग करते हैं, आप अपने समाज में जो सीखते हैं, परिवेश में जो सुनते हैं, वही आप बोलते हैं। ठीक है, जैसे अवधी, भोजपुरी, राजस्थान में पैदा हुआ लड़का तो राजस्थानी बोलेगा, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश के इधर लखनऊ उधर रहेगा तो अवधी, कहीं भी रहेगा, और साउथ में जाएगा तमिल, तेलुगु, सब कुछ।
तो अंतर संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, अपने यहाँ विकसित नहीं होते। आप सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं फिर आप में विकास होता है, ठीक है, और आप कुछ चीज़ें सीखते भी हैं। तो सभी भाषाई, सभी यहाँ पे लगा दिया, ये चीज़ें टर्म आप याद रखिए कीजिए, थोड़ा सा डाउट में आने लगता है, ठीक है। सभी, आगे बढ़ते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होती नहीं। आप कुछ चीज़ सुन के बताता रहा हूँ, आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तब भाषा सीखेंगे। और यहाँ यही चीज़ है कि सभी भाषा स्वयं विकसित होते हैं। स्वयं क्यों, कभी हम पढ़ते हैं, कोई शिक्षक के मार्गदर्शन से होता है, टीचर हमें मार्गदर्शन, बड़े हमें मार्गदर्शन, स्वयं नहीं विकसित हो जाती कि आप पैदा हुए अपने आप जानने लगे, नहीं, आप सुनते हैं तो सीखते हैं, फिर पढ़ाई जाती है, ठीक। तो इसमें सभी चीज़ें नहीं आएंगी। और यहाँ वही चीज़ पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, क्योंकि हम सुनते भी हैं, अपने परिवेश में जो यूँ रहते हैं वो हमको मातृभाषा का ज्ञान हो जाता है। ये भी कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है। आगे बढ़ते हैं डी के पास, कोई भी भाषाई का अंतर संबंधित नहीं। क्यों अंतर संबंध, अगर अंतर संबंधित नहीं होगा तो हम कैसे बोल पाते हैं। हमको भूख लगी है तो मैं बोलूँगा मुझे भूख लगी, ठीक है, और अपने परिवेश से मैं खुद ही समझूंगा, जो मैं सुनूंगा वही मैं सीखूंगा ना। उसमें तो ऐसा नहीं है कि कुछ हर चीज़ें हमें बताई नहीं जाती कि बेटा इसको आप बोलो या इस तरह बोलो, तो वो चीज़ें कुछ टर्म हम खुद ही परिवेश में सुनते सुनते और बोलने लगते हैं, तो उस पर भाषाई कौशल अंतर संबंधित होती हैं, ठीक है, वो अंदर से संबंधित होती हैं। आप जो सुनोगे, जो यूज़ करोगे, जो आपके परिवेश में वो यूज़ होता है, देखते रहोगे, वो आप सीख जाओगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा मजबूत है, भाषा कौशल अंतर संबंधित होती हैं, बिल्कुल सही है, और वाइगोस्की का कहना भी था, ठीक है। एकाडमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद, जो आपका सत्र शुरू हो रहा है स्कूल का, 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। कहने का मतलब है कि आप जैसे सत्र शुरू हुआ और 2 महीने तक उसकी आप पुस्तक या बुक आप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, पक्का है। जैसे कोरोना काल में मान लीजिए बुक छपी ही नहीं, ठीक है, नया सिलेबस चेंज हो गया, बुक नहीं छपी, तो अब क्या करेंगे आप। उसमें एक शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन और लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना कराएं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे पूछा गया है लेखन और पठन की आरंभ ना कराएं, तो लेखन, ठीक है, और पढ़ने की, जब आपके पढ़ने के पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या करेंगे। उसके लिए आप इसको छोड़ देंगे, यही है, नहीं, आप कुछ काम करेंगे ना, तो ये तो कमज़ोर बात हो गई। तो आगे देखते हैं, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करेंगे, ये सही है, ठीक है, ठीक पॉइंट है। आगे देखते हैं, श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। सुनने मतलब आप पाठ्य पुस्तक को, जैसे कि आपके पास नहीं है लेकिन आपने इंटरनेट माध्यम से, कहीं भी माध्यम से एक कॉपी आपके पास है, तो आप उसको सुनाएंगे, पाठ को आप पढ़ाते जाएंगे, ठीक है, कि जब भी बुक मिलेगा तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। वाचन बोल के सुनाएंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे और बच्चा सुनेंगे, या बच्चों से कुछ पूछेंगे, बच्चों से पाठ का आधारित सुनेंगे, तो उसका अभ्यास आप कराते रहेंगे। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई जब है ही नहीं तो अपने आप क्यों खरीदेंगे, ठीक है, उन्होंने कह दिया साफ साफ उपलब्ध ही नहीं है, तो ये तो गलत है। जब उपलब्ध होगा तो बच्चे तो खरीदेंगे ही, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं कि बी क्या है, कि अन्य विषयों के भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसमें भाषा का ज्ञान होगा, लेकिन उस पाठ से रिलेटेड, जैसे सब्जेक्ट भाषा हिंदी है, हिंदी का ज्ञान तो होगा, लेकिन आप हमेशा उस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते ना। आप श्रवण, आप सुनना, वाचन कौशल, आप पढ़ाने में तो ये आ गया आपका, ठीक है, सुनने में कैसे आएगा। तो आप एक टीचर के माध्यम से ये दोनों चीज़ में ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर बी निहित है, ठीक है, कि आप अगर वाचन कौशल का प्रयोग करेंगे तो ये भी आ जाएगा। किसी की बुक लेंगे, उसी सब्जेक्ट की मैथ की बुक ले लेंगे या इतिहास की बुक लेंगे, उसमें हिंदी का होता है तो आप वाचन माध्यम से सुना देंगे, श्रवण माध्यम का प्रयोग करा सकते हैं, ठीक है। और लिखने और पढ़ने, जब आप पढ़ेंगे तब आप लिखने वाली चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आप पास बुक आ जाएगी तो आप पढ़ेंगे, फिर अपने आप स्वतः ही लिखने बढ़ जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिन अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार
ता की आवृत्ति होती है, मतलब ता की आवृत्ति 2 बार होती है, उसको बोलने में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। विकल्प देने से तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि ता यूज़ आपको करना ही पड़ेगा बार बार, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। तो इसका विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ता एक खुद स्वर अपने आप में व्यंजन है और उसका यूज़ कहीं ना कहीं होना ही है, सिंगल हो या डबल में, ठीक है। तो इसका विकल्प कोई नहीं है। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, हाँ बार बार सुनने के लिए कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलते समय इस और ध्यान न देने के लिए कहेंगे कि भाई ध्यान नहीं देगा तो सीखेगा कैसे, ये तो बिल्कुल गलत है। ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण कराएंगी, सही है। आप बार बार सुनने से हल नहीं होगा, सुनने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ता है कि टा है, लेकिन आप जब तक बार बार उच्चारण नहीं कराएंगे तब तक बच्चा बोल नहीं पाएगा। तो मजबूत है, ये भी मजबूत था, जैसे ये 60% अपने आप में सही था और ये 100% इन ऑप्शनों में सही है, ठीक है। तो ता वक्त वर्ड का आप उच्चारण कराएंगे, उच्चारण तभी कर पाएगा जब वो बच्चा सुन लेगा, एक बार सुन लेगा और फिर उसको बार बार उच्चारण करे तभी वो बोल पाएगा। उच्चारण की बात हो रही थी, ठीक है। बार बार सुनने से तो उच्चारण हो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ सुनने से एक बार सुन लेगा और बार बार उच्चारण करेगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, जब बच्चे भाषा छोड़कर कोई और विषय पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। भाई आप कोई भाषा की बात हो रही है या हिंदी भाषा की बात हो रही है तो हिंदी भाषा में कोई और पुस्तक पढ़ेंगे, जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। केवल अवधारणाएं ही बन जाए, कॉन्सेप्ट बन जा रही है, कॉन्सेप्ट भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम भाषा है। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की पूरी बुक होती है, आपने ध्यान दिया होगा, और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की पूरी बुक होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका भाषा साथ साथ भाषा भी सीखते रहते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इतिहास, कुछ भी हो, चाहे विज्ञान भी हम जो पढ़ते हैं, पर्यावरण भी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश का क्या हो रहा है, इंग्लिश का भाषा का विकास हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, विषय ही पढ़ते हैं, केवल विषय पढ़ते नहीं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, क्योंकि उसी भाषा में और पुस्तकें होती हैं। अगर हिंदी भाषा के माध्यम से है तो हिंदी भाषा में बहुत सी पुस्तकें होंगी, इंग्लिश भाषा में है तो इंग्लिश भाषा की बहुत सी पुस्तकें होंगी। तो भाषा के साथ साथ आप भाषा का भी विकास होता रहता है, ठीक है, दूसरे भी सब्जेक्ट में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़कर समझना, जब कोई चीज़ आप पढ़कर समझते हैं, कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ पे कम पूछा है। तो जब आप भाषा को समझ लेते हैं तो कहानी का अंत बदलवा देना। भाई आपने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर आप कहानी का अंत बदलवा सकते हैं, बिल्कुल बदलवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, फिर आप कहानी का अंत बिल्कुल बदलवा सकते हैं। आपने भाषा को पढ़ लिया और समझ लिया, उसका कहानी का अंत बदलवा सकते हैं। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। भाई आपने पाठ पुस्तक को औपचारिक में पढ़ा है और आप जब सारांश उसका देने लगते हैं तो अपनी भाषा को भी जोड़कर छोटे शब्दों में करके, ठीक है, आप उसको समझाते हैं। तो कहानी जब आप किसी चीज़ को आपको याद हो गया है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी पाठ, ठीक है, बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी आपको याद होगी, फिर आप अपने आप बिना पुस्तक को खोले आप बताते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें शॉर्ट करते हैं ना, अपने आप कहलवाने लगते हैं। तो ये भी सही है, ये भी ठीक है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, आप अपने आप से ही कहानी प्रश्न बनवा सकते हैं कि बीरबल क्या किया था, हंडी में रखा था कि क्या नाम बर्तन लिया था, चीनी मिट्टी का था कि एल्यूमिनियम का। तो आप अपने आप से कहानी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये भी सही है। अब अंत बदलवा सकते हैं, जब आपको कहानी समझ लिया, पाठ पढ़ लिया है तो उसका अंत भी आप बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ कर समझना है, उससे व्याकरण से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ के समझ लिया, कुशलता है, लेकिन व्याकरण से बहुत कम मतलब होगा, क्योंकि समझ लिए हैं तो ऐसा नहीं है हमने ये याद किया कि हमने रस यूज़ किया था यहाँ पे, व्याकरण की ये छंद यहाँ पे यूज़ हुआ था, इसमें ये कौन सा पार्ट था, ऐसा हमें नहीं याद होगा, ठीक है। लेकिन यूज़ हमें पता होगा, आधारित हमें सब ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ये आधारित है कौन सा कहाँ यूज़ है, कैसे यूज़ है। तो कुशलता का कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही एक कमज़ोर है ऑप्शन, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, ठीक है। यहाँ समझ की बात हो रही थी,
तो व्याकरण को समझ तो लिया उन्होंने, लेकिन पूरा आधारित आप व्याकरण समझना, ठीक है, तो वो चीज़ कम हो जाती है विकास। और तो आप सब समझ गए हैं कि आप कहानी समझ के उसका अंत बदला सकते हैं, आप कहानी समझ के उसको कहलवाना जान सकते हैं। किसी बच्चे को सुनाई, बच्चे ने फिर से सुनाई बिना पढ़े, वो सुन के ही तो सुनाया, फिर आप आधारित प्रश्न बना सकते हैं अपने मन से। तो ये सही थे, लेकिन ये ऑप्शन व्याकरण वाले कमज़ोर थे, ठीक है, गलत नहीं है, कमज़ोर हैं, क्योंकि बच्चों की गलती होती है उसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे, उसकी उपयोगिता मतलब क्या सिद्ध होगी, उससे क्या फल मिलता है। कहानी कहने के तरीके द्वारा, आप कहानी कहने के तरीके द्वारा, सही बात है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि सभी ऑप्शन सही होंगे। कहानी कहने के तरीके द्वारा सही है। कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, बिल्कुल सही है भाई। आप जितने नैतिक मूल्य उस कहानी में होंगे उतने अच्छे आपकी उपयोगिता होगी, बच्चा उतना आदर करेगा, उतना अपने परिवेश से नैतिक मूल्यों को ग्रहण करेगा। कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी, आप कहानी से जितना ज्ञान विज्ञान की जानकारी देंगे, बच्चा उतना सृजन उसका बढ़ता रहेगा। कहानी से मिलने वाली सीख, अब जो सीख है ये ऐसी शब्द है कि इसमें सब तीनों आ जा रहे हैं। अगर सीख विज्ञान की है, ठीक है, कहानी अगर तरीके द्वारा आपने कही है, पहला ऑप्शन भी है, फिर ठीक है तरीके से कही है, और फिर नैतिक मूल्यों से भी दे के कही है, और ज्ञान विज्ञान भी दिया है, साइंस भी इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, तो आप क्या होगा, उसको तीनों की सीख मिलेगी, और सीख तीनों के लिए होगी, ठीक है। तो सीख हम कुछ भी दे सकते हैं, इनसे भी ज़्यादा दे सकते हैं, सामाजिक परिवेश और किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, हम सीख दे सकते हैं। तो इसमें सीख में सब आ जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी ये है, और इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, और सी भी आ गया, ये ऑप्शन नंबर डी में। तो सीख में सब आ जा रहे हैं। तरीके द्वारा अगर कहेंगे तो नैतिक मूल्यों का विकास होगा, और नैतिक मूल्य भी होगा। उसी के साथ साथ अगर विज्ञान की भी कहानी जोड़ी तो विज्ञान का भी, उसी के साथ साथ अगर हिस्ट्री की कहानी जोड़ी तो हिस्ट्री की, अगर जियोग्राफी की, इन्वायरमेंट की, तो वो सीख क्या मिलेगी हमको, तब मिलेगी जब हम बच्चों को अच्छी सीख देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि परसेंटेज के हिसाब से बता दें तो ये अपने आप में 60% है, ये अपने आप में 80% है, और नैतिक मूल्य में भी सब आ जाते हैं, ये अपने आप में 70%, और ये अपने आप में पूरे 100% है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में मतलब भाषा अगर 0 है तो उसे सीधे अपने आप विकसित नहीं हो जाती, ठीक है। कहने का मतलब है भाषा अपने आप विकसित तुरंत नहीं हो जाती। इसका शैक्षिक निहितार्थ, इसका अर्थ है, निहितार्थ मतलब अर्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है, ठीक है। पारिवारिक संवाद, अकेले पारिवारिक संवाद अनिवार्य तो है भाई, पारिवारिक अगर संवाद करेंगे तभी भाषा ज्ञान हो, लेकिन अकेले नहीं, ठीक है। विद्यालय पढ़ाई लिखाई ये भी ज़रूरी है। भाषा का प्रयोगशाला, भाषा के आप प्रयोग करेंगे उसका, जब तक पोस्टमार्टम नहीं कहते कि इसका यूज़ सीख लेंगे, ये यूज़ यहाँ पे है, वो ऐसे क्यों ऐसे हुआ, ये प्रयोगशाला का मतलब तीनों है। और तीनों का मतलब है सामाजिक अंतःक्रिया। आप समाज में तीनों चीज़ मिलते हैं आपको, विद्यालय हम परिवार भी मिल जाता है, विद्यालय भी मिल जाता है, प्रयोगशाला भी मिल जाती है, ठीक है। तो भाषा का सामाजिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से भाषा का विकास होता है, ठीक है। इसमें तीनों सही थे, तीनों का ये इसमें निहित है। तो इसमें ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि सब चारों सही होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है वो आपका ढूंढना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर भाषा का आकलन मैंने बता दिया आपको, अनुमान करने में सर्वाधिक सहायक है कौन सा, पोर्टफोलियो, वीडियोग्राफी, नाटक मंच, लिखित परीक्षा। पोर्टफोलियो आप जान लीजिए क्या है, यह सतत और मूल्यांकन है। पोर्टफोलियो क्या होता है, यह सतत एवं मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। इसमें आत्मचिंतन का आकलन किया जाता है। पोर्टफोलियो में मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसमें आत्मचिंतन का आकलन किया जाता है। इसमें घर, विद्यालय, समाज की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। पोर्टफोलियो में आपने क्या उपलब्धि की है, घर में, विद्यालय में, समाज में, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सतत है,
ये बच्चा इतना नहीं होता अपने समाज और उससे इतना सजन नहीं होता या अपने परिवेश से इतना नहीं घुलता है, अपने घर में होता है, ठीक है। तो उसको हम सबसे अच्छा क्या है, वीडियोग्राफी यहाँ क्या हो गया, अगर कोई चीज़ को आप वीडियो दिखा, जैसे आप टीवी से बच्चा देखिए, छोटे बच्चे कितना कार्टून देखते हैं, वो सीखते हैं, या आप जो विजुअली उनको, कहने का मतलब यहाँ तक विजुअली दिखती है, ठीक है। नाटक मंच हमेशा नहीं दिखा सकते कि आप घर में नाटक करें, लिखित परीक्षा से तो कोई मतलब है ही नहीं, बच्चे छोटे बच्चों का है बहुत कमज़ोर है, ये तो कमज़ोर है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। नाटक मंच हमेशा नहीं कर सकते, ये भी कमज़ोर है। पोर्टफोलियो है कि ये आत्मचिंतन करते हैं, ठीक है, सतत व्याकरण मूल्यांकन करने वाली पद्धति है। लेकिन वीडियोग्राफी मतलब ये है कि आपका जो चीज़ सामने दिख रहा है, हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको सामने दिख रहा है। हमेशा वीडियोग्राफी मतलब ये नहीं कि मूवी देखना या रिकॉर्ड करके कोई चीज़ देखना, सामने भी चीज़ें देखना, ठीक है, वो दिखना, वीडियो के माध्यम से आपको देखना। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं परिवेश की या टीवी के माध्यम से, संचार माध्यम से जो सीख रहे हैं, बच्चा उससे ज़्यादा अच्छा समझेगा, उसका आकलन सर्वाधिक होगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही है। इसके वीडियोग्राफी से आपको आकलन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समाप्त 15 क्वेश्चन आए हुए थे 2016 में, और ऐसे ही आपको हर पेपर में मिलेंगे। देखेंगे अगर 5 संभवतः, अभी भी 5 जुलाई ही चल रहा है पेपर डेट, अगर कुछ चेंज होता है आज और कल में तक शायद निर्णय आ जाएगा, फिर उसी हिसाब से और क्लासेस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, अगर शेयर कर पाएँ तो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।